Hello everyone, my name is Diswar Kade, your biology teacher and welcome to the Ideo Grown. So students, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को चैप्टर 6 से, जो कि है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपको मिलेंगे पेज नंबर 105, 110 एंड 112 में। तो इस चैप्टर में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पेज नंबर 95 और पेज नंबर 101 में है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप जाइए वहाँ पे और उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है ना, डिटेल में, अगर डिटेल में स्टडी आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है जो कि क्लास 10 बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स का है। वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे और काफ़ी डिटेल में मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है। आपके सारे के सारे जो डाउट आते हैं ना वो सब निकल जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारी वेबसाइट edugrown.in, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने लिया है पेज नंबर 105 से। जो क्वेश्चन है वो हमारा ये बोलता है कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ओके, ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, दैट मीन्स कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या एडवांटेज हैं कंपेरेटिवली किसके, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के, और किस बिहाफ पे, ऑक्सीजन के ऑब्टेनिंग करने में, दैट मीन्स ऑक्सीजन को लेने में, है ना। तो ऑक्सीजन को लेने में जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जमीन में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, जमीन में रह रहे हैं, तो एनिमल्स जो हैं वो जमीन में रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जमीन में रह रहे हैं, है ना, उनको क्या एडवांटेज होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे एनिमल या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किस में रह रहे हैं, प्लांट, जो कि बेसिकली वाटर में रह रहे हैं। एक्वेटिक मतलब क्या होता है, वाटर में। तो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म और आपके ज़मीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, इन दोनों को मतलब इन दोनों में किसको एडवांटेज होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स जो जमीन में रह रहे हैं उनको एडवांटेज होता है ऑक्सीजन को क्या करने में, ऑब्टेन करने में, ऑक्सीजन को लेने में। जैसे अभी देखो मैंने सांस लिया तो क्या हुआ, मैंने एयर से ऑक्सीजन को ले लिया। अब यही काम कौन करेगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी करेंगे। कहाँ पे करेंगे, बट वाटर में करेंगे। बट यहाँ पे हमको एडवांटेज मिल जाता है, किनको, जो जमीन में रह रहे हैं ना उनको एडवांटेज मिलता है। क्या एडवांटेज है भाई, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि जो एयर होता है उसमें जो है ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा, उसमें ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा। किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। अगर हम वाटर के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो वाटर में ऑक्सीजन क्या है, कम, O2 होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, है ना। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे होगा, एयर में होगा। और वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जिसके कारण जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग मतलब क्या, एयर को इन करना और एयर को बाहर निकालना, ये आपकी ब्रीदिंग है। तो ब्रीदिंग जो है वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन कम है तो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करेंगे ना, तभी तो क्या होगा, ऑक्सीजन उनकी बॉडी में तेजी से जाएगा। और एयर में रहने वाले का जो ब्रीदिंग होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है कंपेरेटिवली किसके, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के। तो इस तरीके से हमको एडवांटेज देखने को मिलते हैं। चलो पॉइंट वाइज समझ लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक अप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, है ना। फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ही क्लियर है कि भाई टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से। हमारे चारों तरफ क्या है, हमारे चारों तरफ है एटमॉस्फेयर, उसी से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा, फर्स्ट पॉइंट। देन उसी के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, जो वाटर में डिजोल्व है, जो पानी में घुला हुआ है, उस ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल्स लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एयर कंटेंट जो है, मतलब एयर का कॉन्सेंट्रेशन, एयर कंटेंट का मतलब क्या हो गया, एयर में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है,
ज्यादा, मोर, क्या है, ज्यादा, मतलब एयर कंटेंट मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर्ड टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है किसमें, एयर में। जैसे एयर है हमारा तरफ, इसमें ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, और वही वाटर है उसमें कम ऑक्सीजन है। दोनों के कंपेयर करने में हमको ये समझ में आता है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ फास्ट। इस तरीके से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको तेजी से सांस लेना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन को क्या कर सकें, हासिल कर सकें। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या नहीं करना पड़ता, उनको ज़्यादा तेजी से सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है आंसर कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज से है, पेज नंबर 105 से, क्वेश्चन नंबर 2। What are the different way in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, दैट मीन्स ब्रेक होता है। ओके, ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होके क्या बनाता है। मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं मैं कि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज ब्रेक होके क्या बनाता है, एनर्जी। क्या बनाता है, ग्लूकोज ब्रेक होके एनर्जी बनाता है। तो यहां पे पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे ग्लूकोज ब्रेक होके क्या बना पाए, एनर्जी बना पाए। ऐसी कौन कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है। ठीक, तो ये एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। ये क्या है, रेस्पिरेशन का पार्ट। तो होता क्या है, जो ऑक्सीजन होती है, जब हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर कहाँ जाती है, उस सेल में जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं एक सेल बना देता हूँ, है ना। इस सेल में कहाँ क्या गई, ऑक्सीजन चली गई, और इस सेल में पहले से क्या है, ग्लूकोज है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद फिर क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक प्रोसेस है जो किसकी प्रेजेंट में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो रही है। एक और प्रोसेस होती है जो कि सेल के अंदर ही होती है। सपोज करो ये ऑक्सीजन यहां पहुंची ही नहीं, क्या हुआ, ये ऑक्सीजन यहां पे पहुंची ही नहीं, तो तब भी क्या करता है, ग्लूकोज ब्रेक होके एनर्जी देता है। बट यहां पे एक छोटा सा अंतर है, क्या, ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो पूरी तरीके से जो है ग्लूकोज टूटता नहीं है ना। और फिर क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस ये क्रिएट कर देता है जो क्या होते हैं, जो कि हार्मफुल हो जाते हैं हमारे लिए, है ना, जो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं। बट बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ पे एनर्जी बनती है, और इसके अलावा उसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो कुछ और होते हैं, जैसे कि एल्कोहल बनता है ना, और एक में आपका जो रहेगा लैक्टिक एसिड बनता है। मैं बताऊंगा आपको, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होने के कौन कौन से तरीके हैं, तो मैं आपको अभी बता देता हूं कितने तरीके हैं, 3। कितने तरीके हैं टोटल, 3 तरीके हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं जिससे ग्लूकोज, ये जो है हमारा क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडाइज्ड। क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बनाता है, आपका एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो कहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी मैं बताऊंगा आपको। तो जो 3 तरीके हैं बेसिकली उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा हमारा एनएरोबिक, यानी कि आपका ऑक्सीजन के एब्सेंट में, और एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि पी, और यहाँ पे O2 लिख दिया, एंड एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ए, ऑक्सीजन। एक प्रोसेस होती है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में, और एक होती है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में, है ना। तो जो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन रहती है उसके 2 कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले हम एक सिंपल प्रोसेस पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी के 2 प्रोसेस और एनारोबिक और एरोबिक दोनों चीजें मैं बताऊंगा। तो आप समझो, पहले ग्लूकोज है हमारा ये, अब इसको क्या होना है, इसको ऑक्सीडाइज होना है। तो ऑक्सीडाइज कहाँ पे होगा और कैसे होगा। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है सेल के अंदर क्या करता है, ब्रेक करता है, टूटता है। सेल के अंदर क्या होता है, ये ब्रेक होता है, पहले टूट जाता है। तो ये मैंने सेल बनाया,
ठीक है। सेल में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ये है हमारा क्या, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ना, इसमें ऑक्सीजन रहता है यहाँ पे। ओके। तो अब ये साइटोप्लाज्म है। अब हमारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा हुआ है, ये देखो ग्लूकोज जी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आ गया है ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन जो रहेगा यहाँ से आके फिर कहाँ चला गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। तो ग्लूकोज है यहाँ पे। पहले फर्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे अब हम, है ना। एक एक प्रोसेस जो है हम समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये रहा यहाँ पे। ये क्या करेगा, ये टूटेगा पहले, है ना। कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं चाहिए यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसको तोड़ने के लिए, इसको याद रखना। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है अभी कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में है। इसने रिएक्शन करा, रिएक्शन करने के बाद टूट गया, और टूट के क्या बनाया, पायरुवेट। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, इस लोकेशन पे। और ग्लूकोज तोड़ के क्या बना देता है, पायरुवेट बना देता है, जो कि बेसिकली 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज जो होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। देखो यहाँ पे लिख भी लो याद रखने के लिए, C6H12O6। ठीक। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये रिएक्शन करा, रिएक्शन करके क्या बनाया, पायरुवेट बनाया। फिर एक पायरुवेट पता है कहाँ मूव करता है, ये मूव करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना कि पायरुवेट टूटने के बाद यहाँ पे एनर्जी भी देता है, तो थोड़ा बहुत एनर्जी यहाँ भी बन जाती है। ओके। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे पायरुवेट में टूटेगा और एनर्जी बनाएगा। देन ये जो प्रोसेस है कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है ना। याद होता जा रहा है ना कि पहला प्रोसेस क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है ये कि कैसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होती है। दूसरी प्रोसेस और तीसरी प्रोसेस भी है, तीनों को मैं बताऊंगा। पहला ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी बन रही है। फिर वो ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, ये पूरी प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। अब ये मूव करेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेगा तो वहां पे क्या मिल जाएगा उसको, ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ऑक्सीजन मिल जाएगी वहां पे, और फिर क्या करेगा, ये ब्रेकडाउन होगा। और ब्रेकडाउन होके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये है फर्स्ट प्रोसेस। ये है फर्स्ट प्रोसेस। क्या बन रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है। ये प्रोसेस होगी साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। फिर सेल का साइटोप्लाज्म में पायरुवेट जो रहेगा वो मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करने के बाद वहां पे ऑक्सीजन मिलेगी और रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनेगा यहाँ पे, एटीपी बनेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे हो गई। अब सेकंड प्रोसेस देखो, सेकंड प्रोसेस वो है जिसमें क्या नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं हो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन होती है ना। तो ये जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में नहीं होगी। ये प्रोसेस होगी बेसिकली एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। जो प्रोसेस होती है वो होती है एक सेल में, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट सेल। क्या बोलते हैं, ईस्ट सेल। ईस्ट सेल एक सिंगल सेल होती है। यहाँ पे देखो मैं ईस्ट सेल बना देता हूँ ये, है ना। इसमें क्या नहीं है, आप क्या, ऑक्सीजन नहीं आया। तो ऑक्सीजन नहीं आया तो क्या करेगा, ये अलग तरीके से ग्लूकोज को तोड़ देगी। अब अलग तरीके से ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा फिर, देखो ग्लूकोज पहले टूटा पायरुवेट में। अब ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट टूटेगा और टूट के क्या बना देगा, ये बना देगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो स्टूडेंट्स एनर्जी यहाँ पे बन रही है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी वो कैसे बनेगी, कम, यानी कि लेस, है ना, लेस देन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बन रही उससे बहुत ही कम एनर्जी यहाँ पे बनेगी। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी बन रहा है। और यहाँ पे एक एडिशनल कंपोनेंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में जब पायरुवेट टूटता है तो एथेनॉल फॉर्म करता है। और ये जो प्रोसेस होती है किसमें होती है, ईस्ट सेल में होती है। ओके, जो कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल है। और इस प्रोसेस को, जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा और पायरुवेट फिर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। दो तरीके हो गए, फर्स्ट यहाँ पे ये तरीका हो गया, सेकंड ये तरीका हो गया। अब हम लास्ट तरीके की बात करते हैं। और लास्ट तरीका जो है हमारा क्या है, लेक ऑफ ऑक्सीजन। अब लेक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है
कि हमारी जो बॉडी में मसल सेल होती हैं उसमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है। अब देखो क्या होता है कि जब भी हम बहुत तेजी से काम करते हैं तो हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस में जब ऑक्सीजन नहीं रहता हमारी मसल्स जो है, हमारी बॉडी में जो मसल सेल है उसमें, तब एक नया कंपोनेंट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोल देते हैं? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में जम जाता है जिसके कारण हमको पेन फील होता है, और इसके अलावा एनर्जी तो बनेगी, है ना, एनर्जी भी यहाँ पे बनेगी। तो ये बन गया हमारा तीसरा प्रोसेस। तो तीन तरीके होते हैं इसको जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के, तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों प्रोसेस जो है वो एनारोबिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? एनएरोबिक। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ये है एरोबिक। तो एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस, तो दोनों ही प्रोसेस हमको यहाँ पे समझ में आ गई है। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? चलो देखते हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमने सांस ली। सांस ली तो एयर का जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। चलो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ गया? लंग्स में गया। लंग्स से फिर कहाँ पे गया? लंग्स से फिर जाएगा भैया ब्रेन में। क्यों? ब्रेन में किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। फिर कहाँ जाना है? हमारे हाथ के ये उंगली के इस कॉर्नर तक ऑक्सीजन को आना है। क्यों आना है इसको ऑक्सीजन को? क्योंकि यहाँ पे क्या होना है? यहाँ पे उसका यूज़ होना है। हमारी किडनी है, लीवर है ना, इनमें भी कहाँ जाना है? ऑक्सीजन जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ पे फंक्शन होता है कंटिन्यूसली। तो अब हमको बताना है कि जब भी हम ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है लंग्स तक जाता है, फिर लंग्स से फिर कहाँ कहाँ जाएगा और ये हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा। और उसके अलावा जब हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, तो वहाँ पे क्या बनेंगी? वहाँ पे बनेंगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए ऑब्वियसली बिल्कुल सही चीज़ तो नहीं है। ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो फिर क्या होगा? टॉक्सिसिटी जनरेट होगी, हमारी बॉडी जो रहेगी उसको हार्म करेगी ऑक्सीजन, वो सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करना पड़ेगा? हमारे बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना पड़ेगा। तो फिर वो अगर किसी सेल में है, जैसे सपोज करो कि हमारे ये स्किन है, अब स्किन की सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी पहले, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, और फिर बाहर कैसे आएगी, हमारे लंग्स के थ्रू बाहर कैसे आएगी, तो हमको ये भी बताना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, कि दोनों ही कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड स्ट्रीम से ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक पाइपलाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड स्ट्रीम। और इसी स्ट्रीम से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से उधर घूमते रहते हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स बाय ब्लड स्ट्रीम। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम है, देखना है आपको, थोड़ा सा कट करो, खून बाहर आ जाएगा, तो वो जो है वो ब्लड स्ट्रीम बेसिकली टूट जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है, चलो मैं एक ब्लड स्ट्रीम आपको बना ही देता हूँ। ये देखो, ये रहा ब्लड स्ट्रीम, इसके अंदर है ब्लड। ओके, इसके अंदर क्या है? ब्लड है। तो अब होता क्या है कि ये जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम है, इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या है आपके, मतलब ब्लड वेसल बोलते हैं बेसिकली इसको। तो इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है? ब्लड है। उस ब्लड में एक इंपॉर्टेंट कैरियर होता है, ये देखो ये बना रहा हूं मैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं आपका आरबीसी, रेड ब्लड कार्पकल्स। ओके, तो रेड ब्लड कार्पकल या रेड ब्लड सेल बोलते हैं। और इस आरबीसी के अंदर, इस आरबीसी के अंदर क्या होता है? एक स्पेसिफिक क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा, एक तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इसको इस तरीके से याद रखो कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये आरबीसी के अंदर होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है झट से। ठीक है, तो आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन को क्या करता है? पकड़ लेता है। और फिर ऑक्सीजन इसमें कैरी हो जाता है और फिर पूरे ब्लड वेसल में घूमता रहता है इधर उधर। और जिसको भी जरूरत होती है वो फिर उसको क्या, उसमें क्या करता है? ये रिलीज कर देता है। अब देखो ये ब्लड वेसल है, अब इसमें यहाँ पे सेल है। अब ये सेल क्या बोलता है?
सेल बोल रहा है कि भैया मुझे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कमी हो गई, जल्दी दो। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है, यहाँ जाएगा और फिर ऑक्सीजन जो रहेगा ये इस सेल के अंदर पहुंचा देगा। बट ये तो है ब्लड स्ट्रीम में, बट ये ब्लड स्ट्रीम में आया कहाँ से? ये ब्लड स्ट्रीम में आया है कहाँ से? लंग्स से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ लंग्स सिस्टम। ये देखो, ये दो लंग्स बना दिए मैंने, ये दो लंग्स, ये क्या है? लंग्स है। अब ये जो लंग्स है, यहाँ से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ से क्या है? ब्लड स्ट्रीम में आ गया, फिर ब्लड स्ट्रीम से कहाँ? ये सेल में चला गया, है ना? ऐसा ही हुआ है। अब ये सेल कहीं की भी हो सकती है, आपके किसी भी बॉडी में जो सेल्स हैं ये वो सेल है। आपकी बॉडी में जैसे ब्रेन है, ब्रेन में सेल है तो ये वो सेल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देन उसके बाद फिर अगर किडनी में सेल है तो वो ये सेल है। तो ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से लंग्स में आई, लंग्स से फिर वो कहाँ गई? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में वो हीमोग्लोबिन ने उसको पकड़ा, है ना, जो कि आरबीसी में है। बेसिकली आरबीसी ने उसको पकड़ा है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। वो कहाँ तक ले गया? जिस सेल को जरूरत है वहां तक उसको ले गया। अब लंग्स में ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है ब्लड वेसल में? तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है लंग्स के अंदर, पता है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। तो जब भी हम लंग्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे लास्ट में कुछ जो है आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई, एल्वियोलाई है, सब कुछ करो। तो इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है और फिर इससे कनेक्टेड होता है कौन? ब्लड वेसल। तो ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाती है? ब्लड वेसल में चली जाती है। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे इसको तो हम बोलेंगे कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स एंड द हीमोग्लोबिन टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द लंग्स, है ना? जो लंग्स है वहां से एयर अंदर आ रही है तो उससे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन टेक करता है, कहाँ पे? एल्वियोलाई में। देन इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को फिर टिश्यू तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये पर्टिकुलर सिस्टम करेगा। ओके। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है ना? अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका ब्लड वेसल और इसके अंदर ब्लड है। तो ब्लड में आरबीसी के अलावा क्या रहता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? 90% वाटर। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हो जाएगी डिजोल्व। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाएगी और उसी से क्या होगी? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो गई और कहाँ तक चली जाएगी? ये लंग्स तक चली जाएगी। ये मैंने वापस से लंग्स बना दिए। ये यहाँ पे डिजोल्व हुई और फिर कहाँ तक गई? लंग्स तक गई और फिर लंग्स से फिर ये बाहर आ जाएगी। ओके। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इन द डिजोल्व फॉर्म इन आवर प्लाज्मा, इन आवर ब्लड प्लाज्मा टू द लंग्स। ब्लड प्लाज्मा से लंग्स तक वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाएगी। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा वो डिफ्यूज होगा किसमें? फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई एंड देन एक्सपील्ड आउट थ्रू द नॉस्ट्रल। ठीक है। तो मतलब देखो, सेल है ये, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसको हम क्या करते हैं? इसको मैं मिटा के और वापस से आपको बताता हूँ। देखो, ये सेल है, सेल में क्या बन रही है? बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड। इससे कौन जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है ये ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में क्या है? प्लाज्मा है। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई? इस यहाँ पे चली गई। अब यहाँ से फिर आगे मूव किया उसने, प्लाज्मा में गई, प्लाज्मा से मूव किया। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? यहाँ पे कनेक्टेड है हमारे लंग्स। ओके, तो ये हमने लंग्स बनाए, ये बना दिए हमने लंग्स। तो यहाँ से ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ गया? लंग्स में आ गया और फिर लंग्स से फिर ये बाहर निकल आएगी आपके बाय द नॉस्ट्रल। क्लियर? तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस? मतलब जो हमारी बॉडी में जो गैस का एक्सचेंज होता है लंग्स और ब्लड वेसल में, उसको अच्छे तरीके से करने के लिए कौन कौन से डिजाइन उसमें होते हैं? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लंग्स में कौन सा डिजाइन है जहाँ पे आपका क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लंग्स का एक डायग्राम बनाता हूँ, है ना? ये आपका नॉस्ट्रिल का एरिया है, ठीक। यहाँ से जो है एयर अंदर जा रही है और फिर ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद फिर ये ब्रांच हुआ,
ब्रांच बनने के बाद ये देखो मैंने यहाँ पे ब्रांचेस बना दिए, तो ये बन गए हमारे ब्रोंक्यूल्स। और फिर लास्ट में जब ये ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं तो लास्ट में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे सब जगह बना देता हूँ मैं स्ट्रक्चर्स ये वाले। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ओके, बाद में ये पूरा लंग्स बना दिया हमने। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है इसमें जो गैस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है? गैस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, किसमें? एल्वियोलाई में। ओके, तो ये एल्वियोलाई है जहाँ पे क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। अब गैस एक्सचेंज किसको बोलते हैं? मतलब यहाँ पे जो बॉडी के अंदर क्या चली जाती है? ऑक्सीजन चली जाती है, और फिर यहाँ से इस तरफ से वापस बाहर क्या आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस का एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोलाई वो जगह है जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है। ओके, तो चलो थोड़ा सा बेसिक देख लिया, अब आंसर करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले कि विद इन लंग्स द एयर पासेज, ये क्या है? एयर पासेज है। और एयर पासेज जो रहता है उसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, है ना। स्मॉलर ट्यूब्स, मतलब डिवाइड होता जाता है और स्मॉलर ट्यूब्स बना देता है। ये देखो ये ट्यूब है, फिर ये ट्यूब फिर और डिवाइड हुआ यहाँ से, और डिवाइड हो गई, स्मॉल 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 उसने बना लिया। तो लंग्स के अंदर क्या होते हैं? लंग्स के अंदर बहुत सारे स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया। ओके, देन जो ट्यूब रहते हैं वो ब्रोंकाई एंड टर्न इनटू द ब्रोंक्यूल्स। ये जो होगा आपका यहाँ से डिवाइड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। और जो सबसे लास्ट वाला ये होगा उसको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ही बना लेंगे, और लास्ट में बैलून शेप आपका स्ट्रक्चर होगा, इसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होता है यहीं पे क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। इसको अगर मैं डिटेल में बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने एल्वियोलाई बनाया। ओके, ये लास्ट का एल्वियोलाई। अब मैं एक एल्वियोलाई को बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ से जैसे देखो एयर आएगा, ऑक्सीजन आया, तो वैसे ही यहाँ से क्या आएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेंगे? यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहेंगे। तो ब्लड वेसल में ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा, और जो बॉडी से और कार्बन डाइऑक्साइड आया है ये कहाँ पे चले जाएगा? वापस एल्वियोलाई में चला जाएगा, और फिर यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से इसका फंक्शन हमको देखने को मिलता है। ओके, तो ये हुआ हमारा एल्वियोलाई का वर्क। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किसका? कि जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? गैस का एल्वियोलाई में हो रहा है। तो एल्वियोलाई हैव वेरी थिन वॉल एंड कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। मैंने भी बताया आपको कि वहाँ पे क्या है? ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल जो होगा वहाँ पे एक्सटेंसिव नेटवर्क होगा, जिसके कारण क्या है? जो आपकी थिन वॉल जो है एल्वियोलाई में, वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ पे चली जाएगी? वो चली जाएगी आपके ब्लड वेसल में। और एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं इस तरीके से हम? एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये मैं मिटा देता हूँ इसको, ये देखो यहाँ पे द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस के एक्सचेंज करने की जगह। ओके, तो एल्वियोलाई जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं लंग्स के डिज़ाइन की, तो लंग्स के डिज़ाइन में आपके एक्सचेंज ऑफ गैस के एरिया को इंक्रीज करने के लिए कौन से साइट होती है? आपकी एल्वियोलाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 101 से है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं उन कंपोनेंट्स के। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्या? आपके मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या सिस्टम है। तो हमारी बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो एक एक करके हम समझते हैं कि हार्ट क्या है। हार्ट है पंपिंग स्टेशन, पंप का काम करता है। ब्लड क्या है? ब्लड में होते हैं आरबीसी, जो कि क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा आपके ऑक्सीजन को, है ना। और प्लाज्मा रहेगा इसमें, जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके अलावा ब्लड वेसल रहेगा, जो कि क्या है? खुद पाइप सिस्टम है।
ब्लड वेसल दो टाइप के बेसिकली हम पढ़ते हैं, वैसे तो होते हैं 3 टाइप के, कैपिलरीज भी होती हैं इसमें। तो ब्लड वेसल जो है आर्टरी और वेन, तो ए भी लिख देते हैं यहाँ पे याद करने के लिए, क्या, आर्टरी एंड वेन। चलो अब देखते हैं सबसे पहले हार्ट की। हार्ट क्या है, पंपिंग स्टेशन है ना, आपकी मोटर पंप जैसा। तो पंप करता है किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है। तो वो पर्टिकुलर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का मतलब पंप करने का काम कौन करेगा, आपका हार्ट करेगा। इसके अलावा हार्ट जो रहता है ऐसे ब्लड को भी रिसीव करता है जो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो, इसको हम इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ हार्ट, है ना। तो ये क्या करता है, सबसे पहले हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है। और पूरी बॉडी से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा आपके हार्ट में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। और इसके अलावा जो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लंग्स में भी पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है इसको, लंग्स में भी पहुंचाने का काम हमारा हार्ट करता है, ताकि वहां पे ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए तो कहाँ जाएगा वो जाएगा आपके लंग्स में। तो लंग साइड जाएगा ना वो, तो लंग साइड भी पंप करने का काम कौन करेगा, आपका हार्ट ही वो काम करेगा। देन इसके बाद बात करेंगे हम ब्लड का, दूसरा कंपोनेंट है। तो ब्लड जो है बेसिकली क्या काम करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्ट करेगा और वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ब्लड का भाई एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है। ब्लड ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करेगा। ब्लड वेसल जो होते हैं वो पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, जिनकी हेल्प से ब्लड जो है और ब्लड में जो प्लाज्मा है और आरबीसी वो सभी मूव करते रहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक आर्टरी होता है और एक वेन होता है। आर्टरी किसको बोलते हैं, जो पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। मतलब हार्ट से ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा, बॉडी में पहुंचाएगा, उसको हम आर्टरी बोलते हैं। और पूरी बॉडी से ब्लड किस तरफ पहुंचाए, हार्ट में पहुंचाए, उसको हम वेन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 से, वो है वाई इज नेसेसरी टू सेपरेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मेमल्स एंड बर्ड्स। मेमल्स और बर्ड में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, मैंने बताया अभी, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो, है ना। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहेगा इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को हमको सेपरेट क्यों करना है, इन दोनों को मिक्स क्यों नहीं रहने देना। तो जो मेमल्स और बर्ड जो होते हैं, मेमल्स मतलब जिनमें मेमोरी ग्लैंड होती है, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस क्या है, मेमल्स हैं। मेमल्स और बर्ड में जो हार्ट होता है वो 4 चेंबर हार्ट मिलता है हमको, है ना। और ये जो 4 चेंबर हार्ट होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सेपरेट रहते हैं। चैम्बर नंबर 1 और 2 में ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये डी और O2 लिख देता हूँ इसको मैं। और चैम्बर नंबर 3 और 4 में आपका क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो ये जो चैम्बर है इन दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखते हैं। अब जरूरी ये है, यहाँ पे क्वेश्चन राइज ये हो रहा है कि इसकी जरूरत आखिर क्यों है। तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी, दैट मीन्स मेमल्स की बॉडी और बर्ड की जो बॉडी होती है, इनको कंटिन्यूसली क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रहता है। अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो सही प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाएगी, है ना। तो
क्योंकि इनको कंटिन्यूस अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनको सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। अब ऑक्सीजन क्यों जरूरत पड़ती है, ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमको मैमल्स और बर्ड को, क्योंकि वो ज्यादा वर्क करते हैं, है ना। और इनकी बॉडी में वर्क का मतलब क्या, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। मेमल्स और बर्ड जो है वो कैसे हैं, वो हैं आपके इस टाइप के एनिमल्स हैं ये, जो कि क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं। और बॉडी के टेम्परेचर के मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे एनिमल्स और ऐसे बर्ड, मतलब बर्ड और एनिमल जो क्या होते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड। कैसे एनिमल्स हैं हम, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स का क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है हमेशा, और उसको मेंटेन करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ज़्यादा एनर्जी कब बनेगी, जब हमको प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलेगा, है ना, ऑक्सीजन मिलेगा प्रॉपर अमाउंट में, तभी तो हम एनर्जी बना पाएंगे। तो इस तरीके से हमको जो है सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाए और हम कंटिन्यूसली अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है और बैलेंस उसको हम क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे देखो, mammals and birds are warm blooded, then they consistently need oxygen to get energy and maintain their body temperature constant. So separation of oxygenated and deoxygenated blood allow good supply of oxygen to the body. अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो हमको ऑक्सीजन अच्छा अमाउंट में हमको मिल पाएगा। और इस तरीके से हमको ज़रूरत पड़ेगी कि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें। तो इस तरीके से हो जाता है हमारा आंसर कंप्लीट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the component of transport system in highly organized plant? जो प्लांट्स हैं उनमें किस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलता है। तो स्टूडेंट्स देखो वहाँ पे कि जो आपके हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट होते हैं उसमें दो टाइप का सिस्टम दो टाइप होते हैं उसके। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम से वाटर कंडक्शन होता है और मिनरल्स कंडक्ट करते हैं, जबकि फ्लोएम से फूड मटेरियल कंडक्ट होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आप इसको आराम से याद कर लो कि जो हायर और ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स, जैसे कि मतलब उस टाइप के प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम मिलता है कंडक्शन के लिए। जाइलम से क्या फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है। फ्लोएम से क्या फ्लो होता है, फूड फ्लो होता है। चलो तो ये हो गया हमारा। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाटर और मिनरल किस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे कि प्लांट काफ़ी लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, जिनमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करना रहता है। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनमें क्या होते हैं, उनमें मैकेनिज्म होते हैं। तो बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है, जाइलम का है। तो जाइलम जो होता है डिफरेंट फैक्टर्स का यूज़ करके वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं वो। सबसे पहला है रूट प्रेशर। क्या होता है कि जब वाटर जो है जब एब्जॉर्व किया जाता है रूट के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब हमारा प्लांट है ये, तो यहाँ पे हम रूट्स देखते हैं। अब यहाँ पे जो वाटर है उसको एब्जॉर्व किया जाएगा, तो वाटर एब्जॉर्व होगा तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑस्मोसिस कहलाएगी। तो ये ऑस्मोसिस से क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा रूट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर से क्या होगा, वाटर जल्दी जल्दी एब्जॉर्व होगा। देन उसके बाद फिर इसमें होता है कैपिलरी एक्शन। रूट में बहुत सारे फाइन ट्यूब होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलेंगे जिसको। मतलब जो फाइन ट्यूब्स होते हैं उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। तो कैपिलरी जो होती है उसमें वाटर क्या होती है, तेजी से मूव करती है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं हम कैपिलरी एक्शन। तो इससे क्या होगा कि वाटर जो रहेगा वो कहाँ तक जाएगा, आपके स्टेम में मूव करने लग जाएगा। तो पहले क्या हुआ, ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब हुआ वाटर, और फिर कैपिलरी एक्शन से स्टेम में क्या हुआ, वाटर मूवमेंट हुआ। ओके, देन उसके बाद फिर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब ये जो होता है हमारा प्लांट, इसमें प्लांट की लीफ में क्या होता है, वाटर लॉस होता है तेजी से। तो वाटर लॉस होगा तो क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा पीछे साइड, है ना। पीछे साइड क्या होगा कि पाइप होता है ये, ठीक है। अब क्या करते हो
अगर आप खुद एक पाइप लेना, पाइप को टंकी में डालना है ना, टंकी में वाटर फिलअप है, अब पाइप को टंकी में डाला, देन उसके बाद आपको उसको सक करोगे तो क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सक्शन प्रेशर, है ना। और सक्शन प्रेशर से जो पानी रहेगा आपका टंकी में वो कहाँ जाएगा, आपका बाहर आपके माउथ की तरफ आएगा। तो यही काम होता है इसमें। क्या होता है कि वाटर लॉस होता है स्टोमेटा से, लीफ के स्टोमेटा और लेंटिकल्स जो होते हैं स्टेम में मिलते हैं उनसे। तो इसके कारण एक वैक्यूम जनरेट होगा जिसमें एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, संक्शन। ओके। और इस प्रेशर को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन पुल के कारण जो लंबे प्लांट्स होते हैं उसमें भी वाटर जो होता है वो इस तरीके से मूव करके बाहर आ जाता है, मतलब टॉप तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से तीन चीजें हैं यहाँ पे, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम से होता ही होता है, बट कैसे होता है, विद रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपिरेशन पुल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। वाटर ट्रांसपोर्ट की हमने बात कर ली, बट फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये फूड के लिए यहाँ पे एक स्पेशल क्या होगा, स्ट्रक्चर्स होंगे, और वो स्ट्रक्चर है हमारे क्या, वो स्ट्रक्चर है हमारे फ्लोएम। क्या होगा, फ्लोएम होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये प्लांट जो रहेगा फूड को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। अब देखो क्या होता है, ये हमने प्लांट बनाया, प्लांट में लीफ है ये, ओके। अब लीफ में क्या बनता है, फूड बनता है। अब फूड बनेगा तो भाई इसको हर जगह ट्रांसपोर्ट होना है ना, तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, फ्लोएम मिलेगा। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। So we can say that transport of food from leaf to the different part of the plant is called translocation। और ट्रांसलोकेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम बोलेंगे। फ्लोएम जो होता है वो एटीपी एनर्जी का यूज करता है और फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। एटीपी जो रहेगा दैट मीन्स एनर्जी, उसका यूज करेगा कौन, फ्लोएम, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा जिसके कारण जो फूड रहेगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो जो प्लांट होता है फूड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से करेगा कि फ्लोएम एनर्जी का यूज करके ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा जिसके कारण जो फूड है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करने लगेगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन होगा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, वेरी इजी डायग्राम। नेफ्रॉन जो होता है इसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं और ये किडनी में मिलता है। नेफ्रॉन कहाँ पे मिलता है, नेफ्रॉन मिलता है हमको किडनी में। और किडनी में ये जो नेफ्रॉन है कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये हमारा है स्टार्टिंग का पोर्शन, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ओके। और ग्लोमेरुलस से क्या कनेक्टेड रहता है, बोमन्स कैप्सूल कनेक्टेड रहता है। और यहीं पे ग्लोमेरुलस जो पोर्शन होता है यहीं पे क्या होता है, फिल्टर का काम होता है, ओके। तो ग्लोमेरुलस में बहुत सारे आर्टरीज आपस में ज्वाइंट रहती हैं, है ना। और आर्टरीज ज्वाइंट होने के बाद यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड से फिर क्या होगा, फिल्टर होगा यूरिन, और बाकी के सब्सटेंस भी इसमें फिल्टर हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, बोमन्स कैप्सूल में चले जाएंगे। बोमन्स कैप्सूल जो है ग्लोमेरुलस को पकड़ा हुआ रहता है। देन फिर बोमन्स कैप्सूल एक्सटेंड होकर क्या बनाता है, ट्यूबल फॉर्म। और ये ट्यूबल इसको बोलते हैं हम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। देन हमारा जो वाटर और अदर जो सब्सटेंस है जो कि फिल्टर हुए हैं वो इस ट्यूब की हेल्प से कहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे ट्यूबिंग सिस्टम में, और ट्यूबिंग सिस्टम से होते हुए फिर कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो ब्लेडर की तरफ निकल जाएगा, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उसमें बोमन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है और कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे देखो जो ये आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे आप ब्लड वेसल देख पा रहे हो। ये ब्लड वेसल पता है क्या करते हैं, कोई ज़्यादा अमाउंट में अगर वाटर और अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जब इसमें आ जाते हैं तो ब्लड वेसल जो होता है इनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। जो इस ट्यूब में जा रहे हैं उनको फिर वापस कौन खींच लेगा, ये, है ना। जिसके कारण क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस नहीं होगा, और बाकी आयंस जो होते हैं, थोड़े ग्लूकोज के कंपोनेंट होते हैं, वो क्या नहीं होंगे, एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे अगर ये इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में कौन सी प्रोसेस होती है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। चलो एक एक पॉइंट समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है ना। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस जो होगा कंपोज्ड ऑफ मास ऑफ ट्यूब एंड इट इज अ फिल्टरिंग पार्ट, सॉरी, क्या है ये, फिल्टरिंग पार्ट है। इट कंटेन्ड अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क ये रखता है। देन बोमन्स कैप्सूल जो होगा, ग्लोमेरुलस जो रहेगा वो अटैच रहेगा किससे, आपके इन कैप्सूल लाइक पोर्शन। ओके, दिस इज, इसको हम क्या बोलेंगे, बोमन्स कैप्सूल बोलेंगे। सो द ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल लाइक पोर्शन दैट इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, जो ऊपर जो ग्लोमेरुलस था उसको एनक्लोज करके रखा हुआ है बोमन्स कैप्सूल ने। देन इसके बाद है टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो बोमन्स कैप्सूल जो रहेगा वो एक्सटेंड होगा फाइन ट्यूब में, और इस पर्टिकुलर ट्यूब में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। एक्सेस अमाउंट में जो चीज़ फिल्टर हो जाती है उसको वापस से बॉडी के अंदर लाने के लिए ये ट्यूबुलर पार्ट होता है। देन इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होगा, है ना, और कलेक्टिंग डक्ट जो रहेगा यूरेटर तक से ओपन हो जाएगा। यूरेटर उसके आगे का पार्ट है ना, किडनी से जो बाहर निकलता है ना उसको हम बोलते हैं यूरेटर। तो यूरेटर से वो कनेक्ट हो जाएगा। देन अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की। किडनी में फिल्टर का काम कौन करता है, नेफ्रॉन ही करता है। इसके अलावा जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट या फिर अदर मेजर अमाउंट ऑफ वाटर अगर क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, तो उसको रीअब्जॉर्प्शन करने का काम भी कौन करेगा, यही पर्टिकुलर नेफ्रॉन करेगा। ओके, जिसके कारण हमारी बॉडी में वाटर और आयन जो होते हैं वो सही अमाउंट में रहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द मेथड यूज्ड प्लांट टू रिड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्लांट जो होते हैं उनमें भी तो आपके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बनते हैं, बट वो कैसे बाहर निकलते हैं, है ना, और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो चलो आंसर करते हैं हम इसका। सबसे पहले तो इसमें एक्सेस अमाउंट में कार्बन ऑक्सीजन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, H2O आता है, तो उसको प्लांट क्या करता है, बाहर निकालता है। तो बाहर कैसे निकालता है, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो सबसे पहला यहाँ पे ये भी आपके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं। किन के लिए, आपके प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब एक्सक्रेटरी हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जब रहते हैं, तो उनके लिए तो एक्सक्रेटरी हो गया, मतलब उनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में है तो किसी काम के नहीं है वो, क्योंकि जितना था वो तो यूटिलाइज कर ही रहे हैं। तो इसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। स्टूडेंट्स, स्टोमेटा कहाँ मिलते हैं, लीफ में। जो लीफ होता है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। दूसरा, ये जो वेस्ट मटेरियल रहता है ये लीव्स और बार्क में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो टूट के गिर जाता है ना। अब जैसा आपने देखा होगा पत्तियां पीली पड़ के गिर जाती हैं, तो उसमें क्या करता है प्लांट कि स्मार्टली उनमें वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, ऐड कर देता है। तो वेस्ट मटेरियल उसमें रह जाते हैं, फिर पत्ता गिर जाता है तो प्लांट से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। इसके अलावा रेजिन और गम के फॉर्म में भी जो आपका प्लांट रहता है वो क्या करता है, एक्सेस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, जैसे कि जमीकंद और कैलोकेशिया, ये जो प्लांट होते हैं ये कैल्शियम ऑक्सलेट को क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं, कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो कि बेसिकली प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, और इनको इस तरीके से वो निकालते हैं। मतलब एक तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को वो स्टोमेटा से निकाल देंगे, कुछ वेस्ट मटेरियल को वो लीव्स और बार्क में इकट्ठा कर देंगे, और फिर बार्क जो और लीफ क्या रहेगा बाद में आगे चल के टूट के निकल जाएगा। कुछ को वो रेजिन और गम के फॉर्म में भी प्लांट के बाहर निकालते हैं, और कुछ को वो क्रिस्टल के फॉर्म में भी बाहर निकालते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। मतलब जो हमारी बॉडी में यूरिन बनता है आखिरकार वो मेंटेन कैसे होता है, कैसे मैनेज होता है। ज़्यादा यूरिन तो नहीं निकलेगा, या फिर कम यूरिन तो नहीं निकल रहा है, तो ये बेसिकली कैसे होता है, कैसे ये रेगुलेट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यूरिन का प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में वाटर कितना है। ज़्यादा वाटर होगा तो ज़्यादा यूरिन बनेगा, कम वाटर होगा तो कम यूरिन बनेगा। दूसरा डिपेंड करता है कि उसमें वाटर में कितना वेस्ट मटेरियल है, मतलब कितना उसमें यूरिया या अदर वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि यूरिन कितना बनेगा। ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होगा, यानी ज़्यादा अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो ज़्यादा क्या बनेगा, आपका यूरिन बनेगा, ताकि उसको कॉन्सेंट्रेट, उसको डाइल्यूट कर किया जाए और फिर उसको बॉडी से बाहर
निकाला जाए। तो डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि यूरिन कितना प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा इसको रेगुलेट करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं ADH, याद कर लेना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन बेसिकली क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा कि कितना यूरिन प्रोडक्शन होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।